नमस्कार, होमबिज टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में बसपा नेता मोहसिन रजा ने वक्फ संपत्तियों के ऑडिट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां पंजीकृत है, जिसमें करीब 1.27 लाख संपत्तियां सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत दर्ज है। और मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि इन संपत्तियों से होने वाली आय का समुचित ऑडिट नहीं होता और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अभी सभी वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कराने की मांग करते हुए कहा है कि इससे वास्तविक स्थिति सामने आएगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि केवल लखनऊ में ही नहीं, सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ी करीब 4000 संपत्तियां पंजीकृत है। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करी है कि उत्तर प्रदेश में जब रजिस्टर्ड हुए वक्फ तो 2 लाख से ऊपर थे और आज की तारीख में 1,27,000 सुन्नी और शिया में वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं और संपत्तियां कितनी होंगी, अकूत संपत्तियां हैं, उसके बारे में तो कभी दर्शाया नहीं गया। और सबसे बड़ी चीज है, इनसे आने वाली जो इनकम थी, आमदनी थी, उसके बारे में कोई ऑडिट कहीं किसी के पास नहीं है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार पे काम कर रही है। तो इसलिए हमारी मांग है इस संपत्तियों को लेकर कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। वक्फ अधिनियम 47C के तहत वो राज्य सरकार को पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि वो सारी संपत्तियों का ऑडिट करा सकती है। और बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, बड़े बड़े इदारे जो चल रहे हैं, चाहे वो लखनऊ में हो, कानपुर में हो, गाजियाबाद में हो, मुजफ्फरनगर में हो, सहारनपुर में हो, आगरा में हो, सब जगहों पर बड़ी बड़ी संपत्तियां, बड़े बड़े जो इदारे हैं, चाहे वो आप यहाँ नदवा ले लें या इस्लामुल करके इस्लामुल है, एक इस्लामिक वहां पर आगरा में है, तो इनके अंडर में ही 50-50 संपत्तियां हैं। तो ऐसे तमाम से सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, जो नेता भी हैं और धर्मगुरु भी दिखते हैं, ये सारी संपत्तियों पर यही लोग बैठे हुए हैं। और अगर आपसे हम मोटी मोटी बात करें तो ऑडिट की बात जहां तक आती है, लखनऊ शहर में खाली 4000 संपत्तियां वक्फ में रजिस्टर्ड हैं, सुन्नी और शिया मिला के 4000 संपत्तियां। और छोटी सी बात है कि आप यहां से निकलेंगे तो ये लवलेन में चले जाएं, यहां आप देखेंगे एक मस्जिद से लेकर और तमाम प्रॉपर्टियां इसकी जो हैं, आप उनका सोच सकते हैं कि कितना पगड़ी आती होगी। मामूली से मामूली पगड़ी भी अगर आती होगी 50 लाख 1 करोड़ के आसपास, लेकिन वो क्या दर्शाते हैं। तो ये जब ऑडिट कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 1,50,000 औकाफ, 1,50,000 रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां, और आज तक कोई आमदनी नहीं दिखाता है। तो इसलिए ऑडिट कराकर हम इसको पारदर्शी भी बनाएंगे और दोषियों को सजा भी दिलाने का काम करेंगे। आप नोवेल्टी के सामने चले जाइए, नोवेल्टी के सामने आप जाएं, वो 4 मीनार बिरयानी आप लोग खाते हैं वहां पे, अक्सर देखा होगा लोग खाने आते हैं, तो वहां लाइन से दुकानें, तो वहां की एक दुकान की पगड़ी कितनी होती होगी। तो ऐसे ही लखनऊ की हम खाली बात कर रहे हैं, अभी हम और शहरों में नहीं गए जिनके नाम लिए। तो ये अगर इन शहरों पर ऑडिट हो जाए, ऑडिट के बाद जब चीजें सामने आएंगी तो हमें लगता है हजारों करोड़ रुपए का तो ऐसे ही अनियमितताएं आ जाएंगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम लोग जो आज उछल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये सब के सब आ जाएंगे। सफेद पोश भी आएंगे और बड़ी बड़ी टोपी और दाढ़ी वाले लोग भी आ जाएंगे, जो लोग बैठे हुए हैं उस पर कुंडली मार के। तो ये तो आपने जो भ्रष्टाचार किया है अपने। गोरखपुर में जमीनी विवाद में खूनी रूप ले लिया है और गुलहीरा थाना क्षेत्र में सरहरी चौकी अंतर्गत तकरिया गांव के निवासी और दुकानदार अमरनाथ गुप्ता की कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था उस पर न्यायालय का स्टे होने के बावजूद विपक्षी पक्ष निर्माण कार्य कर रहा था और विरोध करने पर अमरनाथ गुप्ता पर हमला किया गया और जिसमें धारदार हथियार उनके पेट में आर पार हो गया। गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही एसपी सिटी निमिष पटेल ने बताया है कि मामले की जांच
की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ विविध कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 8 जुलाई को थाना क्षेत्र गुलेरिया में शाम करीब 7:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ज़मीनी विवाद पे दो पक्षों में झगड़ा होने के बाद एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मारकर हत्या होने की सूचना थी। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के अधिक जानकारी की, तो उसमें जो मृतक पक्ष है उनका जो विपक्षी है इनके साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था। उसी के चलते ट्रैक्टर खड़ा करने पे एक विवाद स्टार्ट हुआ, जिसके चलते जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो मृतक है इसके ऊपर धारदार हथियार से वार किए गए। इस घटना पे काम करते हुए तुरंत ही जो अभियुक्त है उसको हिरासत में ले लिया गया है। वह वादी पक्ष द्वारा तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया है? ऋषिकेश गुप्ता। क्या चंदन कहाँ के रहने वाले हैं? थाना गुलेरिया। क्या मामला है? मामला ये है कि रघुराई पुत्र गब्बर, जो कि नाम उनका अवधेश है, हाँ। उन्होंने हमारे पिता पे धारदार हथियारों से कई दफ़ा वार किया है, जानलेवा हमला किया और हत्या कर दिया। किस मामले में? जमीन के विवाद में। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? इसमें अवधेश, मुकुंद चौहान, अनिकेत सूरत, हाँ। हाने, शैलेश जायसवाल। हाँ। घटना कब की है? अंदर 6:15 के शाम को। क्या विवाद सामने कहाँ से आया? इनके पिताजी बैठे थे, वहाँ आके लोग हाँ। जानलेवा हमला कर दिए, जिसमें इस बार कहाँ पे? घर पे बैठे हुए घर ही पर थे? बैठे। अभी हमारे पास सूचना आई है कि ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, इसके बारे में बताएं। नहीं, ट्रैक्टर का विवाद कोई नहीं था, इन्हीं की जमीन थी पूरी, ठीक है, उसमें कोई विवाद नहीं। सब जबरदस्ती जमीन कब्जा नहीं, ये जो हमारे पास सूचना है इसके बारे में नहीं, थोड़ी सी नहीं, जानकारी। हाँ, आप बताएं। जहाँ गाड़ी खड़ी है उसका जमीन गाड़ी यहाँ खड़ी है, आप वैसे बताएं। जमीन एक मतलब जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ी थी वहाँ पे विवाद ट्रैक्टर की वजह से हुआ। विवाद जहाँ हुआ है उनके दीवार से 10 मीटर दूर इनकी गाड़ी खड़ी थी। ये अपने जमीन में खड़ा किए हैं, टाली ट्रैक्टर जो अपनी जमीन में खड़ा किया है। टाली ट्रैक्टर ये अपने विवाद जो शुरू हुआ ट्रैक्टर टाली को लेके ही शुरू हुआ है। नहीं, झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है। जमीन जबरदस्ती वो जुड़वा रहा था, उसमें जमीन रोक कब्जा को लेके वहाँ था, गया, जमीन कब्जा है, रोकने गया कोई तो ढकेल दिया तो मार दिया एक थप्पड़, या तो वो उठा के सब्बल या उत्थी से कहला चाकू या भाला से मार दिया। ये अभी जो हमें सूचना मिली है कि इसमें ट्रैक्टर टाली खड़ा करने को लेके विवाद चालू हुआ था। ट्रैक्टर का कोई विवाद नहीं है उसमें। विवाद सिर्फ जमीन को लेकर है, जमीन का विवाद है, जो कि उस जमीन को पहले का भी वीडियो है, मारने की धमकी दिया है हम लोग को कि हम तीनों लोग को मार देंगे जान से। इसके पहले का कोई वीडियो है आपके पास जिसमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? वीडियो है, मैं देख रहा हूँ। ठीक, मतलब ट्रैक्टर टाली को लेके विवाद में? ट्रैक्टर टाली से विवाद में, एक जमीन से विवाद है। ठीक। महोबा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्रामीण सहकारी समिति की कथित लापरवाही उजागर हुई है। प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति धरोन में किसानों से खरीदा गया हजारों टन अनाज खुले आसमान के नीचे रखा गया, जो बारिश में भीगकर खराब हो गया। और आरोप है कि समिति के सचिव और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी अनाज को सुरक्षित भंडारण नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि यहां अनाज किसानों से खरीद के बाद समिति में रखा गया था। अब मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अनाज के रखाव में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और प्रशासन में पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
समिति में ये जो गल्ला पड़ा है, क्यों पड़ा है, किस कारण से पड़ा है, क्यों पानी में सड़ रहा है और ये सरकारी गल्ला क्यों खराब हो रहा है? ये गाड़ी नहीं आ रही, लोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए पड़ा है। बरसात की मारे गाड़ी नहीं आ पा रही है, तो सब सड़ गया है, खराब हो गया है। लगभग कितना गल्ला खराब हुआ? होगा 5-6 हजार क्विंटल के लगभग है। अच्छा, तो क्या ये गल्ला आया कहाँ से? ये खरीदारी की है किसानों की। अच्छा, तो सरकार ने खरीदारी की है, तो ये गल्ला खुले आसमान के नीचे पड़ा है, तो सब खराब हो गया। तो क्या ये गल्ला गोदामों में पहुंच के राशन में कोटेदारों द्वारा बांटा जाएगा? तो क्या ये आपके खाने योग्य है या नहीं है? ये खाने योग्य नहीं है, बीमारी है। अच्छा, बीमार हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करते हैं? कुछ नहीं, देखते रहते हैं, रोजाना देखते हैं। और गंदगी और हो गई है गले में। अच्छा, निकलते हैं, बदबू लेने लगा, पूरा जमे आया है। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हैं, निवासी हैं इस गांव के? यहीं के निवासी हैं, अच्छा, मोहल्ले में रहते हैं। आपका नाम क्या? हरिदास। अच्छा। पटना की बांकीपुर में विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और जेडीयू संसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि एनडीए प्रत्याशी बसपा की नहीं बल्कि जेडीयू समेत सभी सहयोगी दलों के सजा उम्मीदवार है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के नामांकन के दौरान एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे और इसके बाद आयोजित बैठक में सभी ने हिस्सा लिया। और संजय कुमार झा ने कहा है कि इस उम्मीदवार को लेकर कभी कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने विपक्ष के दवों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव के समय तरह तरह के बातें होती रहती है, लेकिन एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। नहीं, मैं किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता। आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रद हूँ। आज वो लोगों के मुंह से मैं भगवान राम का नाम सुन रहा हूँ, सनातन का नाम सुन रहा हूँ, धर्म और आस्था के शब्दों को सुन रहा हूँ, जिनका पूरा इतिहास धर्म, सनातन और आस्था पर प्रहार करते हुए, उसे खंड खंड करते हुए, जिनके ऊपर आरोप नहीं रहा बल्कि यह स्थापित रहा कि जिनके हाथ प्रभु श्री राम के स्थल अयोध्या में राम भक्तों के लहू से सने रहे हों, जिनका इतिहास सदैव सनातन धर्म और आस्था पर लगातार प्रहार करने का रहा हो, जो अभी 1 माह पहले आस्था, सनातन धर्म और हमारे सनातन और धर्म के केंद्रों पर लगातार हास्यप्रद टिप्पणी करते हों, वो प्रभु राम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज ये हिमाकत कर रहे हैं कि हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए, हमारी आस्था पर प्रहार करने का, हमारी भावनाओं पर चोट करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, देश जागरूक है। देश के 100 करोड़ सनातनियों को, धर्म के मानने वाले लोगों को उनकी आस्था से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। एक घटना घटी और मैंने कई मौके पर कहा कि हम जिस घर में रहते हैं, हम जो एक छोटी सी दुकान भी संचालित करते हैं व्यवसाय के रूप में, गड़बड़ियाँ वहाँ भी हो सकती हैं। सवाल इसका नहीं है कि गड़बड़ी हुई, सवाल उससे बड़ा है कि उस गड़बड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या स्टैंड रहा। जिन लोगों ने कहीं हमारे आस्था के उस मंदिर पर, हमारे भक्तों के चढ़ावे पर कुछ कपट करने का काम किया, आज उसकी वो कड़ी सजा भुगत रहे हैं, वो जेल के शिकंजे के पीछे। सरकार सख्त है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। हास्यप्रद बात यह है कि ये कलयुगी मारीच, खाल दूसरी शरीर दूसरा। वो प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, उसमें आस्था नहीं है, उसमें भावना नहीं है, बल्कि हमारी आस्था को कमज़ोर करने के लिए वो लोग
जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों का, हमारी धार्मिक भावनाओं का हर पल आहत करने का काम किया हो, उनके मुंह से भगवान राम का नाम लेना भी शोभा नहीं देता है। लोग अच्छे से इस बात को जानते भी हैं। बहराइच में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल चौराहे पर विद्युत विभाग द्वारा नाले के ऊपर किए गए कथित अवैध पक्के निर्माण को नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है और बताया जा रहा है कि इस निर्माण में बिजली बिल जमा करने का केंद्र संचालित होता था और इसकी वजह से मुख्य मार्ग पर अक्सर जाम की स्थिति बनती थी और नगर पालिका ने पहले विद्युत विभाग को नोटिस जारी कर निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर डीएम अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद और ईओ प्रतिमा सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर अभियान चलाया गया और कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बसपा नेता मनन कुमार मिश्रा ने राम मंदिर दान राशि को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अतीत में मुलायम सिंह यादव ने संसद में राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि अब यदि दान राशि के मामले में किसी तरह की अनियमितता के संकेत मिले हैं तो सरकार ने इससे गंभीरता से लिया है और उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के जा चुके हैं और तथा जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव का कहना है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जो चंदे में जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है उसको लेकर के उनका ये कहना है कि ये एक महापाप है। सनातन धर्म में हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई रिलीजियस इसमें कुछ गड़बड़ी करता है रिलीजियस कार्यों में तो इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है। आश्चर्य लगता है, हंसी आती है अखिलेश यादव के इस बयान पे और ये सब समाजवादी पार्टी के लोग जब ये सब बातें अनाप शनाप करते हैं। पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी ने कहा कि वहाँ पे राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का कोई नामो निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद ही वहाँ पे है और कुछ नहीं है। इन लोगों ने लगातार हंसी उड़ाई। अखिलेश भी अपने समय में लगातार दिन गिनते रहे कि यहाँ के पे मंदिर का कोई नामो निशान नहीं है। ये लोग हंसी उड़ाते थे, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, आम आदमी पार्टी के लोग रहे हैं, कांग्रेस के लोग रहे हों। लेकिन अब आज की तारीख में अगर थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी कुछ पाई गई
तो उसका सरकार ने बहुत गंभीर रूप से संज्ञान लिया। उसके लिए एसआईटी की जांच बैठाई गई, एसआईटी के जांच का दायरा बढ़ाया गया, पुलिस की जांच एफआईआर हुई, पुलिस के जांच का दायरा बढ़ाया गया। 8-8 आदमी जेल में हैं। चंपत राय से, अनिल मिश्रा से, सबसे इस्तीफा लिया गया। इस्तीफा मंजूर करके ट्रस्ट को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर सरकार काफी गंभीर है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब ये अखिलेश यादव को, आज की तारीख में अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अब ये एक उनके हाथ लग गया है, राम मंदिर में कुछ गड़बड़ियां हुई तो अब इसको चाह रहे हैं कि पूरा भुना ले। लेकिन जनता इतनी सजग और इतनी जागरूक है कि वो कितना भी चिल्ला ले, जनता इस बात को समझ रही है कि वहाँ की सरकार ने, पुलिस ने, एसआईटी ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया है। जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच बढ़िया ढंग से हो रही है और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव को इस घटना से कुछ हाथ लगने को नहीं है। लेकिन सर, कोलकाता में बसपा नेता विशाल लामा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर राज्य की पूर्व सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े मामले में गंभीर चूक हुई और पूर्व सरकार असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते रही। और विशाल लामा ने कहा है कि वर्तमान सरकार की नीति अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आगे की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार अपराध और अराजकता को के खिलाफ और अधिक मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। ना एकदम सही बात है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले भी यह कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगा तो गुंडा नीति और महिलाओं के ऊपर जो शोषण, जो महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जिस प्रकार की उनकी जो है डिग्निटी हनन जिस तादाद पे हो रही थे पिछले 15 साल, आप सबने देखा, वो कतई सहने योग्य नहीं था। लेकिन सरकार ऐसी थी पिछला सरकार की, कुछ जो है माने क्या बोलेंगे, अपने ही उनके ही जो है नुमाइंदे ये सब ज़्यादा ही तांडव करते थे, जिसके कारण तब के सरकार जो है उनके गुंडों को बचाने में ज़्यादा तत्पर रहते थे, बशर्ते कि वो जो है अपनी जो दायित्व होता है कि महिलाओं की सुरक्षा और गुंडा दमन नीति, ये सब में पहले का सरकार नहीं था। आप सब ने देखा माननीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में सदन में भी गुंडा दमन नीति को लेके एक बिल आया गया और हमारी सरकार जो है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस है और प्रशासन काम कर रही है और आने वाले दिनों में और तैनाती के साथ और ऊर्जा के साथ, जनता के साथ और महिलाओं के सम्मान के लिए हमारी जो है सरकार लड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम टीवी भारत।